अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ असनात मोहसिन। तो हम लोग अपना लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। काइंडली आप सब लोग ज्वाइन कर लें। मैं 5 मिनट वेट करूंगा। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट अप करेंगे। तो काइंडली जो लोग आ चुके हैं वो मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं या इवन मुझसे अपना इंट्रोडक्शन जो है वो शेयर कर दें। मैं आपका कमेंट्स में इंट्रोडक्शन देख सकता हूँ। Thank you so much, Sir Dilip. I got your comments. Thank you so much. Okay, I think so, sir. We shall be start with your permission, please. Walaikum assalam, Miss Riba Sheikh. Walaikum assalam. Okay, so ladies and gentlemen, we got a short time, so let's we start. Assalamu alaikum. My name is Asnad Mohsin. I'm a physiotherapist from Lahore. With all of this, I am a former ambassador of CMT team, Center of Manual Therapy team, Sukar. It is an honor for me to be here today. First of all, before starting my topic, I would like to appreciate to the CMT team to arrange such a wonderful seminar for the students to cope with their studies in this epidemic condition. It is a very good step for the youth and upcoming physiotherapists. Mashallah, more power to you CMT team and more power to you Sir Dilip. It was a very nice effort for students and for all of us. With the name of Allah Almighty, again I would like to give my introduction. My name is Asnad Mohsin. I am a physiotherapist and I am a former ambassador of Center of Manual Therapy team. Today I am here to elaborate a pathological term which you known as फ्रोजन शोल्डर. एक्चुअली जैसा कि आप लोग फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानते हैं, दिस टॉपिक ऑल्सो एक्सप्लेन इट सेल्फ बाय इट सेल्फ. आप लोग फ्रोजन शोल्डर का नाम सुनते हैं, हमारे जहन में एक चीज आ जाती है फ्रोजन एंड शोल्डर, कि एक ऐसा शोल्डर, एक ऐसा कंधा जो जमा हुआ है तो हम उसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं. आज के टॉपिक में हम लोग फ्रोजन शोल्डर को लेके कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. इनके साथ साथ इनके काजेज, सिम्टम्स, क्लासिफिकेशंस एंड ट्रीटमेंट विद द स्टेजेस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर विजय कुमार एट द एंड. टाइम ड्यूरेशन क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस की जो आंसरिंग होगी वो आपको लास्ट ऑफ द सेशन या कमेंट्स के अंदर हम लोग फॉलो अप कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट है. फ्रोजन शोल्डर. फ्रोजन शोल्डर की सबसे पहले अगर डेफिनेशन की जाए तो आप लोगों को बहुत इजीली हर जगह पे ये सुनने में मिलेगा. द प्रोग्रेसिव एंड द पेनफुल स्टिफनेस ऑफ अ शोल्डर इज नोन एज फ्रोजन शोल्डर. फ्रोजन शोल्डर को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस. एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ी सी एनाटॉमी की तरफ लेके जाते हैं कि आपको पता है आपका जो कंधा है दिस इज फॉर्म्ड बाय टू बोन्स, बेसिकली टू बोन्स, जिसमें आपका जो है स्कैपुला उसका ग्लेनोह्यूमरल प्रोसेस और इसके बाद जो आपका ह्यूमरस है उसका हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो मिलते हैं और आपका शोल्डर जॉइंट का एक पूरा जॉइंट बनता है. इसकी टाइप की तरफ चलें तो ये एक साइनोवियल जॉइंट है. साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन में चलें तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. तो बाज़ होता कुछ इस तरह से है कि किसी ट्रॉमेटिक, किसी स्ट्रेस, किसी डायबिटिक हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा ये जो शोल्डर के ऊपर साइनोवियल कैप्सूल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से जो कैप्सूल बना होता है वो थोड़ा सा थिकन्ड हो जाता है, बहुत स्टिफ्ड हो जाता है, अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो हेड ह्यूमरस है वो हमारे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता. और जब वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है. ये फ्रिक्शन हमें जो है इन्फ्लेमेशन काज करती है, हमें पेन काज करती है. तो दिस इज ऑल इज नोन एज बेसिकली द एडहेसिव कैप्सुलाइटिस. अब हम इस चीजों को साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे. सबसे पहले तो मिसकॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ लोग समझते हैं कि शायद कंधे के हर किस्म के दर्द को हम लोग जो है वो फ्रोजन शोल्डर कह सकते हैं.
जी ऐसा नहीं है, कंधे की और भी बहुत सी पेन है जिनमें आपके रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस आ जाता है, आपके सर्वाइकल स्पाइन नर्व इंजरीज आ जाती हैं, लेजन्स आ जाती हैं, आपकी शोल्डर स्ट्रेचेस आ जाते हैं, मसल स्पैज्म हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इनको आप लोग उसमें फ्रोजन शोल्डर में कवर अप नहीं कर सकते। फ्रोजन शोल्डर इज़ अ वास्ट सेपरेट फील्ड जिसमें आप लोग डिफरेंट चीज़ों को डायग्नोज करते हो और एक प्रॉपर एवेल्यूएशन की तरफ जाते हो। जी सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ स्टेजेस बताना चाहूँगा जो फ्रोजन शोल्डर की हैं। फ्रोजन शोल्डर की बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। इनमें सबसे पहले आपकी फ्रीजिंग स्टेज आती है, उसके बाद आपकी फ्रोजन स्टेज आती है, इनके बाद आपकी थॉइंग स्टेज आती है। हर स्टेज के डिफरेंट नेम है और इनकी डिफरेंट ड्यूरेशन हैं, तो हम उनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्टेज 1 की तरफ आते हैं। स्टेज 1 को फ्रीजिंग स्टेज भी कहते हैं। फ्रीजिंग स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो है प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू होता है और ये बहुत ही पेनफुल होता है बिकॉज अभी रिसेंट है कि आपका जो साइनोवल कैप्सूल है उसके अंदर से साइनोवल फ्लूइड जिसका काम होता है कि वहां पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, जो मूवमेंट्स को बिल्कुल स्मूथ कर देता है, उस चीज को जो है फैसिलिटेट करना। तो साइनोवल मेम्ब्रेन के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं या थोड़ा सा वो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से साइनोवल फ्लूइड प्रॉपर नहीं बन पाता। साइनोवल फ्लूइड नहीं प्रॉपर बनता तो फ्रीजिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है। साइनोवल फ्लोएम के लैक की वजह से जो हमारे पास हमारे मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ लुब्रिकेशन। और जैसे ही वो लुब्रिकेशन कम होती है, फ्रिक्शन ज्यादा होती है, तो जब भी हम कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं उस जॉइंट के ऊपर तो वहां पे फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और जो इंडिविजुअल होता है वो पेन फील करता है। तो इस वजह से इस स्टेज की जो स्टार्टिंग प्रोग्रेस होती है वो 3 to 6 मंथ तक जाती है। इसमें जो पेन है वो नाइट टाइम बहुत ज्यादा स्वेयर होता है और पेशेंट कंप्लेन ये ज्यादा करता है जी कि मुझे नाइट पेन बहुत ज्यादा होता है, उससे सोने में डिफिकल्टी होती है, साइड लाइन में वो पेशेंट नहीं रह सकता। और इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास सेकेंड स्टेज जो है फ्रोजन स्टेज है। फ्रोजन स्टेज जो है इसके अंदर जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है। स्टिफ इस वजह से हो जाता है बिकॉज वहां पे फिब्रोनोसिस होना शुरू हो जाता है, वहां पे फिब्रिन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये सारा प्रोसेस हम साथ साथ आगे डिस्क्राइब करेंगे जब मैं आपको स्टेजेस विद ट्रीटमेंट समझाऊंगा। लास्ट स्टेज है आपकी थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज के अंदर होता ये है कि आपका जो जॉइंट है जहां पे फ्रोजन शोल्डर जिसको आप कह रहे हैं वो जो है रिकवरी की तरफ जाना शुरू कर देता है और ये वाला इरा जो है बहुत ज्यादा लंबा होता है। रिसेंट रिसर्चेस बताती हैं कि थॉइंग स्टेज जो है वो 12 to 16 मंथ्स तक जाती है, लेकिन ये इससे ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है। ये वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट कि पेशेंट फीमेल है या मेल है। अब आ जाते हैं इसके इंसिडेंस के ऊपर कि फ्रोजन शोल्डर की रेशियो क्या जाती है। फ्रोजन शोल्डर जो है वो ज्यादा मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है एग्जैजरेटेड फ्रॉम द मेल्स, लेकिन आजकल के जो मेल्स हैं उनके अंदर भी फ्रोजन शोल्डर ज्यादा जा रहा है बिकॉज ऑफ ट्रोमेटिक इंजुरीज। और फीमेल्स के अंदर ज्यादा होने की वजह यह है कि फीमेल्स के अंदर हार्मोनल साइकिल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा चलते हैं और उनके हार्मोनल साइकिल्स जो हैं उनके ज्यादा एक्सैजुरेशन की वजह से उनकी जो बॉन्ड साइनोवल फ्लूइड है वो ज्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी एडहेसिव कैप्टोलाइटिस के ऊपर कि इसके मीनिंग्स को थोड़ा सा लेके चलते हैं। कैप्सूल तो आपको एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं कि जो आपका साइनोवल मेम्ब्रेन कैप्सूल है, जो आपका साइनोवल कैप्सूल है, उसे हम लोग जब देखते हैं तो उसका काम होता है साइनोवल फ्लूइड को प्रोड्यूस करना। जब साइनोवल फ्लूइड जो है वो लैक कर जाता है, उसकी प्रोडक्शन में लैकनेस आ जाती है तो वहां पे एडहेशन होना शुरू हो जाती है। एडहेशन क्यों होती है? वहां पे जो फिब्रोकार्टिलेजिस जॉइंट होते हैं वहां पे फिब्रिन जो है जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। डिपॉजिट होती है तो वो जॉइंट जो है उसका साइनोवल कैप्सूल जो है वो थोड़ा सा पिंच करना शुरू कर देता है और जब वो पिंच करता है तो दो कैविटीज हैं, लाइक एक तो ग्लेनोह्यूमरल कैविटी और दूसरा हेड है जो वहां पे अटैच्ड हुए हैं, वो उनको थोड़ा सा जाके पिंच अप कर देती है, स्क्रैच कर देती है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और ये होता क्यों है? बेसिकली ये बास स्ट्रेन की वजह से होता है। और स्ट्रेन क्यों होता है कि आजकल आपको पता है कि जिम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जो मेल्स हैं फीमेल्स हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन इतने कॉन्शियस कि वो बगैर किसी गाइडलाइन के एक इम्प्रॉपर वे में जो है एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। उन्हें एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ये होता है कि पेशेंट जो है वो अपने मसल्स को टीयर कर लेता है या अपना जो जॉइंट है उसको ज्यादा इमोबाइल कर लेता है, स्ट्रेच ज्यादा कर लेता है, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी साइनोवल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर फंक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है।
जी, अब काजेज की तरफ आते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के काजेज क्या हैं। तो देखा जाए तो फ्रोजन शोल्डर के दो बेसिकली काजेज आते हैं। एक होते हैं शोल्डर रिलेटेड काजेज और एक होते हैं शोल्डर अनरिलेटेड काजेज। अब शोल्डर रिलेटेड काजेज में कौन कौन से आ सकते हैं, इनमें सबसे पहले आपका ट्रॉमा आ सकता है। ट्रॉमा लाइक रोड एक्सीडेंट, सडन फॉल, आप एक साइड पे गिरे हो तो इस वजह से भी आपकी जो ह्यूमरस है या आपका जो ग्लेनोह्यूमरल प्रोसेस है उसके ऊपर फ्रैक्चर हो सकता है या वहां पे पिंच हो सकता है, जिसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो डिसफंक्शनली प्रोसेस करना शुरू कर देती है और जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको लैक करना शुरू कर देती है, जो कि हमारे लिए फ्रोजन शोल्डर को लीड करता है। सेकंड आ जाता है जी टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस का मतलब है कि जी आपके वहां पे जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं मसल्स के, सॉरी टेंडन है मसल्स के, वो वहां पे स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, पार्शियल टियर हो जाते हैं, टियर हो जाते हैं। और ये होते क्यों है जी, एग्रेसिव एक्सरसाइजेज, एग्रेसिव यूज की वजह से हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपके रोटेटर काफ मसल्स की इंजरी आ जाती है। तो ये तो आजकल बहुत कॉमन है जिमर बॉयज में, तो ये चीजें ज्यादा देखने में आती हैं। उनके शोल्डर्स जो हैं वो यंग एज में भी कुछ केसेस आ जाते हैं इसी तरह से कि उनमें जिम के बाद जो है फ्रोजन शोल्डर फेस करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर वे नहीं होता कि किस तरह से वो लोग किस मोड की ट्रेनिंग करें जिससे उनकी स्ट्रेंथनिंग या बिल्डिंग होगी। तो वो लोग एक इम्प्रॉपर वे से बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जिम स्टार्ट कर लेते हैं, जो उनके रोटेटर कफ की इंजरी का करवा देता है। ओवर यूज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है। इसके बाद जी पुअर स्लीपिंग पोस्चर, बाजुकात कुछ लोग जो हैं उनका स्लीपिंग पोस्चर बहुत पुअर होता है। आपको पता साइड लाइन लाइन में भी एक सोने का एक प्रॉपर पोस्चर है, तो कुछ लोग उसको अवॉइड करते हैं और अनहेल्दी पोस्चर अडॉप्ट करके वो लोग अपने आप को स्लोली प्रोग्रेसिवली जो है फ्रोजन शोल्डर की तरफ जो है वो लीड कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी नॉन शोल्डर रिलेटेड काजेज। नॉन शोल्डर रिलेटेड काजेज में जो मोस्ट कॉमन आप लोग को क्लिनिकल लाइफ में भी देखने में मिलता है वो आता है डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा, जितने भी तकरीबन 85% पेशेंट्स जो फ्रोजन शोल्डर के साथ आप फेस करेंगे उनमें डायबिटीज बहुत कॉमन पाया जाएगा, क्योंकि ये एक हार्मोनल चेंज है। इनके साथ एक दूसरी हार्मोनल कंडीशन जिसमें थायराइड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, वो भी फ्रोजन शोल्डर को लीड करते हैं। और रेफर्ड पेन आ जाता है। बाजुकात जो आपके हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनकी पेन रेफर्ड कर रही होती है उनके शोल्डर में, और वो उस पेन को जो है लिमिट करने के लिए, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि अपने शोल्डर को इमोबाइल कर लेते हैं, उसको मूव नहीं करवाते ताकि हमें पेन ना हो। और फिर ये इमोबलाइजेशन जो है वो ज्यादा देर तक अगर रहे तो वो फ्रोजन शोल्डर को लीड कर लेती है। इसके बाद आ जाती है जी मसल वीकनेस। मसल वीकनेस फिर मैं उन्हीं टॉपिक्स की तरफ जाऊंगा कि वो लोग जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर प्रोटोकॉल, वो लोग क्या करते हैं कि अपने मसल्स जो है उनके इतने पावर अप नहीं होते कि वो लोग इस मोड की ट्रेनिंग जो है उसको बेयर कर सकें, उनकी इंड्योरेंस पावर इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक हैवी मोड की एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से उनके जो मसल्स हैं वो ऑलरेडी वीक होते हैं और बाद में वो स्टिफ हो जाती हैं, स्पैम हो जाते हैं या बाजू का टीयर भी हो जाते हैं। तो इस वजह से भी वो लोग जो है फ्रोजन शोल्डर की तरफ लीड कर जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कि इसकी डायग्नोस किस तरह से किया जाता है, लेकिन डायग्नोस से पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बताना चाहूंगा। फ्रोजन शोल्डर की दो क्लासिफिकेशन होती हैं इसकी, एक प्राइमरी क्लास होती है, एक सेकेंडरी क्लास होती है। प्राइमरी क्लास होती है जो आपको एज की वजह से डिवेल्प होती है, और जो सेकेंडरी क्लास होती है उसमें आपको ट्रोमास फील करने पड़ते हैं, लाइक आपका सडन एक्सीडेंट, फॉल और एनी अदर ट्यूमर्स। और बाजुकात ऐसा होता है कि जो बोन कैंसर हो जाता है उसकी वजह से भी पेशेंट जो है उसके शोल्डर जो है स्टार्टिंग में फ्रोजन हो जाता है, तो वो भी फील करना पड़ता है। डायग्नोसिस में आ जाए तो डायग्नोसिस में दो तरह की डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इसकी फ्रोजन शोल्डर की जाती है। एक आप फिजिकली जो आप उसको देख के उसको टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। सेकंड होता है कि आप उसको उसकी जो एविडेंस बेस्ड एवेल्युएशन है उनकी मदद से कर सकते हैं। तो आप फिजिकली तो उनको जो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करवा के उसको जज किया जा सकता है। उसके बाद जो सिंपल लेबर पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं जिनमें आपका कैन ड्रॉप टेस्ट आता है, आपका स्कार्फ टेस्ट आता है, आपका कॉम टेस्ट आता है, और इसके बाद आपका बैक टू एब्डक्शन एंड लेटरल रोटेशन टेस्ट आ जाते हैं। इस तरह के टेस्ट करते हैं। इनमें जो आपकी रेंज ऑफ मोशंस देखी जाती हैं सबसे पहले वो ये होता है कि आपकी जो जॉइंट है उसकी एबडक्शन और उसकी फ्लेक्शन सबसे ज्यादा जो है वो लिमिट हो जाती है इस जॉइंट के अंदर। और लिमिट भी क्यों होती है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है, जो कैप्सूल है वो पूरा पिंच हुआ होता है और वो बहुत मुश्किल होता है कि वो मूव करे, क्योंकि जब वो मूव करता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसे पेन फील होता है। वो पेन अवॉइड करने के लिए उसको इमोबाइल कर देता है।
एक और काज जो मेरे पास से रह गया था वो स्लिंग का यूज था। बाजूकात आपको पता है कि आपकी फोर आर्म में फ्रैक्चर आ जाए या आपकी रिस्ट में फ्रैक्चर आ जाए तो आप लोग स्लिंग यूज करते हैं, पेशेंट्स को स्लिंग यूज करवाते हैं। वो एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का पीरियड होता है और इसके अंदर फिर ये होता है कि जो पेशेंट है वो अपने हैंड को मूव नहीं करता, इमोबाइल करता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट है आपका, ये जो शोल्डर जॉइंट है, इसके साइनोवियल कैविटी के ऊपर इफेक्ट आता है और वो फ्रोजन शोल्डर की तरफ लीड करना शुरू कर देते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट, डायग्नोस रह गया। तो डायग्नोस के अंदर हम लोगों ने पहले फिजिकल टेस्ट के बाद फिर हम लोग जो रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं उनमें एक एक्सरे है वो आपको नॉर्मली जज करवा सकता है कि फ्रोजन शोल्डर, वहां पे आप कैप्सूल का पैटर्न देख के कैविटी के दरमियान में ह्यूमरस के हेड और ग्लेनोह्यूमर कैविटी के दरमियान में स्पेस देख के भी जज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको प्रॉपर देखना चाहते हैं तो डिजिटल एक्सरे को हम लोग प्रेफर करते हैं। और बाजुकात आपके मसल जो है वो ट्रॉफी की तरफ चले जाते हैं तो हम लोग उसके लिए एमआरआई जो है उसको भी प्रेफर करते हैं ताकि हम लोग मस्कुलर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस और उनकी एक्टिविटीज को भी जज कर सके। इसके साथ साथ जो जॉइंट है, बाजुकात बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि फ्रोजन शोल्डर के बाद जो साइनोवियल कैविटी है उसमें ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, तो ये एक रेयर केस है। उसकी जजमेंट के लिए भी हम लोग फिर एमआरआई रेफर करते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं जी। ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट हमारे पास आता है वो सबसे पहली डिमांड ही ये करता है कि जी मेरी पेन है और मेरी जो रेंज ऑफ मोशन है ये लॉस हो चुकी है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो होती है पेन मैनेजमेंट, और सेकंड जो होती है वो हमारे पास होती है कि हमने उसको फंक्शनल रेंज जो है वो दोबारा रीगेन करवानी होती है। तो जो ट्रीटमेंट है वो बेस करता है कि कौन सी स्टेज में लाई कर रहा है पेशेंट। सबसे पहले आपकी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता हो कि जो पेशेंट है वो किस लेवल में और कौन सी स्टेज पे फ्रोजन शोल्डर के फेस का है। अगर वो फ्रीजिंग में है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा, अगर वो फ्रोजन में है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 के प्रोटोकॉल के साथ। इनके जो होम प्लान्स और बेसिक ब्रीफिंग्स हैं वो आपको इंशाल्लाह डॉक्टर विजय देंगे, मैं आपको इनकी शॉर्ट ब्रीफिंग्स दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टेज 1 जो है सबसे पहले वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बहुत पेनफुल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होने के भी चांसेस होते हैं। इस स्टेज के अंदर जो है हम पेशेंट को अवॉइड करवाते हैं कि वो एक्टिव मूवमेंट्स ना करें। एक्टिव मूवमेंट्स को क्यों अवॉइड करवाते हैं जी? कि एक्टिव मूवमेंट्स की वजह से ये होता है कि जब वो एक्टिवली मूव करता है फ्रिक्शन की वजह से उसकी वहां पे इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज होती है। इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है तो उसको पेन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम उसे एक्टिव मूवमेंट्स जो है वो अवॉइड करवाते हैं। उसे नाइट पेन से रिलीफ करवाने के लिए हम उसे एंसर्स जो है वो यूज करवाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो एक एक्सरसाइज उन्हें सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं वो पेंडुलम एक्सरसाइज होती है। पेंडुलम एक्सरसाइज में आपने अपना एक हाथ अपने टेबल पे रख के दूसरा हाथ जो है जो आपका फ्रोजन शोल्डर वाला हैंड है उसको टेबल से नीचे हैंग करके तो सर्कुलर मोशन जो है वो प्रोड्यूस करवानी होती है, जिससे जो जॉइंट है वो कैविटी के अंदर ही मूव करता है, जिससे जो कैविटी के अंदर स्पेस है वहां पे डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है और ये जो है ये आपको आपकी हीलिंग की तरफ लेके जाता है। इसके बाद आ जाता है जी मोबिलाइजेशन टेक्निक जो है, और इसके साथ जो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं वो एक पीटी जो है इनको परफॉर्म करवाता है ताकि वो पेन जो है उसको मॉड्यूलेट करवा सके। इलेक्ट्रोथेरेपी भी यहाँ पे स्टार्ट की जाती है। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम लोग इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं वहां पे उन्हें थर्मोथेरेपी देते हैं। इलेक्ट्रिकल थेरेपी में हम लोग उन्हें मसल स्टिमुलेटर्स देते हैं, ईएमएस दे सकते हैं, टेंस दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज अल्ट्रासाउंड डीप हीटिंग मोडेलिटी है और वो जो सेल्स है वहां पे रिहैबिलिटेशन के चांसेस जो है उनको ज्यादा इंक्रीज करवा देते हैं। सेकेंड स्टेज हमारे पास आती है जी, इसको फ्रोजन स्टेज कहते हैं। इसमें स्टिफनेस भी हो जाती है। स्टिफनेस क्यों हो जाती है मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि जो आप जब आपका जॉइंट है उसका कैप्सूल पिंच हो जाता है, तो कैप्सूल पिंच होने के बाद क्या होता है कि जो आपके वहां पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिब्रिन वहां पे ग्रेनुलेशन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपका जॉइंट जो है वो थिकंड होना शुरू हो जाता है। थिकंड होता है तो वहां पे जो जॉइंट है वो बिल्कुल मूवमेंट जो है वो लॉस कर जाता है। यहाँ पे पेन जो है वो बहुत ज्यादा होती है और स्टिफनेस होती है बहुत ज्यादा। और स्टिफनेस की वजह से जो पेशेंट है वो अपनी आरओएम्स को कंप्लीटली जो है वो हैंड आउट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल फ्रोजन एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसी वजह से इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, क्योंकि उसका जॉइंट बिल्कुल इस टाइम के ऊपर इमोबाइल हो चुका होता है। और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरा जॉइंट जो है मूव नहीं करता, मैं अपने हाथ से अपना पानी का ग्लास उठा के नहीं पी सकता, मैं अपने बाल कॉम नहीं कर सकता, मैं इसके साथ साथ जो है वो अपनी शर्ट खुद नहीं उतार सकता। इस तरह की डिफिकल्टीज वो इस स्टेज में बहुत ज्यादा फील करता है। तो इस तरह की स्टेज को कॉप करने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट है इस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा फिजियोथेरेपी जरूरी है।
यहाँ पे मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, आरओएम टेक्निक्स और स्ट्रेचिंग का एक कॉम्बिनेशन बना के फिजियोथेरेपिस्ट इनको रिहैब करवाने की कोशिश करता है। इनमें जो एक्सरसाइजेज है वो घर में ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए होम प्लान ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। इसके बाद आ जाती है जी स्टेज 2। ये एक आपको पता है कि इसको थ्रोइंग स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो अप्रोक्सीमेट 12 to 18 मंथ्स होता है, यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये रिहैब होता है। लेकिन इससे ज़्यादा भी बाज़ चला जाता है, पेशेंट कंडीशन और पेशेंट विल के ऊपर होता है, क्योंकि पेन इतनी ज़्यादा सीवियर होती है कि बाज़ पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवाने के बाद उन्हें घर के होम प्लान दिए जाते हैं जिनको वो बॉदर नहीं करते, कि पेन की वजह से वो घर में भी जाके फॉलो नहीं करते, तो उनका जो ऑनसेट ऑफ रिहेबिलिटेशन है वो थोड़ा सा डिलेड हो जाता है इस वजह से भी। और इसके अंदर जो है हम एक्टिव स्ट्रेचिंग ज्यादा करवाते हैं। जो थ्रोइंग स्टेज होती है यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती हैं पेशेंट को, और इनमें शोल्डर के जो आपके मसल्स हैं, इसके अलावा आपके डेल्टॉइड मसल जो है और आपके बाइसेप और जो ट्राइसेप मसल्स हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाया जाता है। बाजू का फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को एट्रोफी ऑफ मसल्स भी फेस करनी पड़ जाती है। इसके साथ साथ आगे इसका होम प्लान और थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स हैं जो कि आई थिंक मैं चाहूँगा कि डॉक्टर विजय आपको एक्सप्लेन करें, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी भी 5 मिनट हैं तो आप काइंडली अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। अब मैं क्यूरीज आप लोगों की थोड़ी सी क्लियर आउट करने की कोशिश करता हूँ। जी, किसी का क्वेश्चन आया है कि जी कैप्सुलर पैटर्न, तो सर कैप्सुलर पैटर्न आपको पता है कि यहाँ पे कैप्सुलर पैटर्न की सबसे पहले डेफिनेशन ही की जाए तो आपको पता है कि जिस प्लेन के अंदर आपके मसल्स अटैच्ड होते हैं उस मसल प्लेन को और आपके कैप्सूल की अटैचमेंट के लेवल्स को हम लोग कैप्सुलर पैटर्न्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो कैप्सुलर पैटर्न है वो डेल्टॉइड से स्टैब्लिश्ड होता है, और इसके साथ साथ इसमें जो फर्दर बाई प्रोडक्टल मसल्स अटैच होते हैं वो बाइसेप्स के और बाइसेप ब्रेकियालिस होता है और ट्राइसेप्स होते हैं, और इसके साथ साथ आपके जो स्कैपुलर मसल्स हैं वो होते हैं। और होता यह है कि आपके सबसे पहले जो मूवमेंट यहाँ पे लॉस होती है आपके इस कैप्सूल की वजह से वो आपकी फ्लेक्शन जाती है, इसके बाद आपकी एबडक्शन जाती है। इसके साथ अगर आप पेशेंट को कहें कि वो अपनी बैक पे हैंड मूव करके एबडक्शन करने की कोशिश करे तो वो पेशेंट जो है इस तरह में पेन फील करता है। दिस इज द गुड थिंग अबाउट इट। नेक्स्ट एनी क्वेश्चन, अगर आपको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली तो मैं एक आर्टिकल शेयर कर दूंगा जिसमें आपको कैप्सुलर पैटर्न फॉर फ्रोजन शोल्डर की पूरी ब्रीफिंग मिल जाएगी विद डायग्राम्स, तो आप उसको फॉलो अप कर लीजिएगा। जी नेक्स्ट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी, किसी ने पूछा है जी कि क्या हम मैकेनिकली एक्सरसाइज करवा सकते हैं फ्रोजन शोल्डर में, तो जी ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि हर स्टेज के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, स्टेज 1 के अलग हैं, स्टेज 2 के अलग हैं। जो मैकेनिकल एक्सरसाइजेज होती हैं वो ज्यादातर प्रेफर की जाती हैं स्टेज 3 और स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 1 के अंदर जो है एक्टिव मूवमेंट्स नहीं हम लोग करवाते, हम लोग उसको पेन जो है उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जो रिहैबिलिटेशन की कोशिश होती है उसको पीक पे रखते हैं। तो फर्दर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट, ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट। जी, किसी का क्वेश्चन आया है जी अभी कि क्या हम फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं बाय द काइनेटिक चेन एक्टिवेशन टेक्निक। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि पीएनएफ टेक्निक्स, एक्टिवेशन टेक्निक्स, ये सारी की सारी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, आपकी एक्टिव स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, आरओएम टेक्निक्स, ये अप्लाइड होती हैं ऑन द अकॉर्डिंग टू द फ्रोजन शोल्डर स्टेज। आप स्टेज को वेरीफाइड करें और इसके साथ साथ पेशेंट की कंडीशन को देखें। बाज़ औक़ात अगर आपके पास एक फीमेल आ जाती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस की पेशेंट है और उनको फ्रोजन शोल्डर भी हुआ है, तो फिर इस तरह के पेशेंट के अंदर तो कुछ टेक्निक्स लिमिटेड हो जाती हैं, वहाँ पे टेक्निक्स कुछ अप्लाई नहीं भी हो पाती। और दूसरा फेज ये होता है कि बाज़ औक़ात फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट जो इनिशियल स्टेजेस में होते हैं वो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके साथ साथ उनको कुछ और डिजीज़ भी जा रही होती हैं, लाइक वो कार्डियक होते हैं, उनके जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो प्रॉपर नहीं होता। तो हम लोग टेक्निक्स और अपनी एवेल्युएशंस और अपना प्रोटोकॉल प्लान इस बेस के ऊपर बनाते हैं जो उस पेशेंट को सूटेबल करता हो। तो आप कंडीशन को देखें, कंडीशन के बाद फिर आप जज करें कि जनाब ये कंडीशन इस बंदे के इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है।
तो जितनी भी टेक्निक्स हैं इवन और वो सारी फिजियोथेरेपी टेक्निक्स होती हैं, और उनको पढ़ने का भी मतलब यही होता है कि हम ये सीखें कि किस टेक्निक को कौन सी स्टेज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो आपकी ये टेक्निक जो है ज़्यादातर आप सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज में तो इसको आई थिंक सो कि नहीं कंसीडर नहीं करेंगे, ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे चांसेस ये होते हैं कि जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसके अंदर कैप्सूल बिल्कुल वीक हुआ होता है, तो आपकी ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइजेज जो हैं वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती हैं, फर्दर प्रॉब्लम्स की तरफ लीड कर सकती हैं। ओके गाइस, so with all of this session, this was all about from Dr. Hasnaat. For your any queries, you can contact to me on this page of Central Manual Therapy team. At the end of this session, I would like to thanks again to Dr. Dilip Kumar, Dr. Nida and whole CMT team to organize such a wonderful event for us and for the youth to cope with their studies in this epidemic condition. Inshallah, more power to you everyone. Thank you so much. Good day. This is all from Dr. Hassan.